आज की महती आवश्यकता। लोक नेतृत्व। जन समस्याएं सामान्यतः सदैव एक जैसी ही रही हैं। पेट और प्रजनन का दायरा यदि बढ़ा लिया जाए तो वह इतना भारी भरकम हो जाता है कि उसकी पूर्ति में ही मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की क्षमता खप जाए। कई बार तो पुरुषार्थ और आवश्यकता के बीच इतना अंतर रहता है कि उसकी पूर्ति ही ठीक तरह न बन पड़े और गरीबी की सीमा से नीचे रहना पड़े। कम योग्यता होने की दक्षता हल्की पड़ने पर तो कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है। बड़ों की देखा देखी ठाट बाट बढ़ा लिया जाए और फिजूल खर्ची की आदत पड़ जाए तो आय व्यय के बीच संतुलन बिठाना और भी अधिक कठिन पड़ता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, शत्रुओं से निपटना आदि के जाल जंजाल ऐसे हैं जो मनुष्य को हैरान किए रहते हैं। कुछ अपने अनगढ़ चिंतन और स्वभाव के कारण क्षमताएं हल्की होने पर भी उन्हें बढ़ा चढ़ाकर मान लेते हैं और उनके कारण चिंता, निराशा, भय, खीज आदि के शिकार होकर व्यक्तित्व को अपंग बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में घर गृहस्थी की गाड़ी धकेलना भी कठिन पड़ता है। ऐसे उद्विग्न मनुष्य अपनी निजी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। इसमें भी कोढ़ में खाज की तरह कहीं महत्वाकांक्षाएं उबल पड़ें तो समझना चाहिए कि चिंताओं और समस्याओं की अति हो गई। यह है गरीबी और मध्यम वर्ग का जीवन क्रम। इसमें कोल्हू के बैल की तरह चलने वाला जन समुदाय अपनी निजी सीमा से आगे बढ़कर धर्म, समाज, संस्कृति के संबंध में कुछ उत्थान, समाधान परक योगदान देना तो दूर, उस संदर्भ में सोच तक नहीं पाता। उत्कर्ष और समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उठाने पड़ते हैं। उन्हें कुछ ही लोग उठाते रहें तो भी काम नहीं चलता। व्यापक प्रगति के लिए जन साधारण का भी सहयोग चाहिए, अन्यथा अस्त व्यस्तताएं इतनी बढ़ी चढ़ी होंगी कि उनसे निपटना ही कठिन लगेगा। प्रगति पथ में जो बाधाएं अड़ी हुई हैं, उनका निराकरण करते न बन पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि जहां भी गतिरोधों में सुधार हुआ है और उत्साहवर्धक प्रगति का द्वार खुला है, उसमें जन साधारण का सहयोग न्यूनाधिक मात्रा में अनिवार्य रूप से अवश्य रहा है। अपने आप में सीमित कूप मंडूक बने जन समुदाय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे स्वेच्छा से अपना निज का भार वहन करते हुए सामाजिक सामूहिक समस्याओं के उपयुक्त समाधान ढूंढ सकें और उन्हें स्वेच्छा पूर्वक चला सकें। इसके लिए मार्गदर्शकों की नियोजन और नियंत्रणकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। वे न हो अथवा उनका स्तर घटिया हो तो गाड़ी का आगे बढ़ सकना कठिन है। समय के परिवर्तन में सूत्र संचालकों की सर्वोपरि आवश्यकता होती है, अन्यथा वे या तो जहां के तहां खड़े रहेंगे या मनमर्जी अपना कुछ दुर्घटना खड़ी करेंगे। जन समुदाय को भी इन वाहनों के ही समान समझना चाहिए और उसकी संकीर्णता और व्यस्तता देखते हुए यह आशा नहीं की जा सकती कि सामुदायिक समस्याओं का समाधान एवं प्रगति का योजनाबद्ध प्रयास उनसे बन पड़ेगा। उन्हें ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता रहेगी जो न केवल अपनी प्रखरता विकसित कर सके वरन सामयिक समस्याओं को समझने और उन्हें परिस्थितियों के अनुरूप सुलझाने में समर्थ हो सके। उपयुक्त नेतृत्व की हर समय आवश्यकता होती है क्योंकि समय तेजी से बदलता रहता है। पुराने समाधान संभलने से पूर्व ही नए संकट और विग्रह आ खड़े होते हैं। उनसे सर्वथा छुटकारा पाने की आशा कभी भी नहीं की जा सकती। इसलिए जन नेतृत्व की आवश्यकता भी किसी समय पूर्ण हो चली नहीं समझी जा सकती। समर्थ नेतृत्व का विकसित होते रहना भी ऐसा ही आवश्यक है जैसा कि अन्न, वस्त्र जैसी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाना। भावनाशील, आदर्शवादी, परमार्थी, दूरदर्शी प्रकृति के लोगों को इस प्रयोजन के निमित्त आगे आना होता है और इसके लिए उन्हें निजी महत्वाकांक्षाओं को घटाना या हटाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक अर्थ संतुलन इस दूरदर्शिता के साथ सुलझाना पड़ता है
कि उसकी चिंता में व्यस्त रहने या भ्रष्ट आचरण अपनाने की आवश्यकता न पड़े। जन नेतृत्व का यह प्रारंभिक चरण है। यह पूर्ण रूप से न बन पड़े तो थोड़ा बहुत समय देते रहने, प्रयत्न करते रहने से भी काम चल सकता है। प्राचीन काल में साधु और ब्राह्मण के दो समुदाय ऐसे थे जो अपनी समग्र क्षमता लोक मंगल के लिए समर्पित करते थे। उनके ऊंचे व्यक्तित्व और महान प्रयासों को देखते हुए जनता स्वेच्छा श्रद्धा से प्रेरित होकर दान दक्षिणा के बहाने उन वर्गों की निर्वाह आवश्यकता पूरी कर दिया करती थी। आज वह बात नहीं रह गई है। वे उच्च वर्ग भी जनसाधारण की भांति स्वकेंद्रित हो गए। परमार्थ के नाम पर धार्मिक कर्म कांडों की चिन्ह पूजा करते रहना भर उनका व्यवसाय रह गया है। फलस्वरूप लोक श्रद्धा भी समाप्त हो गई है। परंपराओं की दुहाई देकर या छल छद्म का आश्रय लेकर गुजारा चलाना पड़ता है। यह सब इसलिए हुआ कि लोक नेतृत्व के लिए जिस प्रकार का उच्च स्तरीय व्यक्तित्व अभीष्ट है, उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। फलतः उसका प्रभाव भी ऐसा नहीं रह गया जिसके कारण जनता उनके मार्गदर्शन को हृदयंगम और कार्यान्वित कर सके। लोक नेतृत्व की अब विडंबना ही चल रही है और रंगमंच के नट नायकों की तरह प्रहसन जैसी उसकी लकीर पिट रही है। फिर उनके पास जो चिंतन शैली और समाधान पद्धति है वह इतनी पुरानी हो गई है कि उसे पुरातत्व संग्रहालय में कथा कौतूहल के लिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। समय इतना बदल गया है कि वस्तु स्थिति को समझने और समाधान खोजे बिना कोई मार्ग नहीं। हमें समय के साथ चलना ही होगा। पुराने समय में वेश के आधार पर साधु को और वंश के आधार पर ब्राह्मण को मान्यता मिल जाती थी, पर अब वैसी बात नहीं है। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। अब वेश और वंश प्रामाणिकता के चिन्ह नहीं रहे। अब व्यक्ति का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार तीनों ही परखे जाते हैं। इन कसौटियों पर खरे उतरने वाले ही लोकमानस में अपना स्थान बना सकते हैं। उनकी श्रद्धा इस स्तर तक उठा सकते हैं कि वे परामर्शों का अनुगमन कर सके। नेतृत्व के लिए इस विशिष्टता का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गया है। सामान्य लोगों में भी इतनी बुद्धिमत्ता विकसित हो गई है कि वे इतने भर से संतुष्ट न हो कि क्या कहा गया, वरन यह भी परखें कि किसने कहा। गांधी, विनोबा आदि के कथनों और मार्गदर्शनों को लाखों ने सच्चे मन से अपनाया और उसके हेतु बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान भी किया। प्रायः इन्हीं बातों को बाजारू नेता भी दोहराते हैं। लच्छेदार भाषा के कला कौशल पर तालियां तो बज जाती हैं, पर सुनने वालों में से कदाचित ही ऐसे निकलते हों जो उन कथन के अनुरूप अपना जीवन क्रम बदल सके। इससे स्पष्ट है कि शब्द अब सशक्त नहीं रहे। वे अब शब्द वेद नहीं करते। इसका कारण एक ही है कि कथन के साथ चरित्र जुड़ा हुआ नहीं होता। उसके निष्पक्ष होने में भी संदेह रहता है। राजनीतिक दलों की तरह सांप्रदायिक पक्ष में अपने अपने मतों के प्रति दुराग्रह दिखाते हैं और जन विवेक जागृत करने की अपेक्षा अपने प्रतिपादन को प्रतिष्ठा का विषय बनाकर तर्कों का ढेर लगाते हुए भावनाओं को जिस तिस प्रकार भड़काते हैं। इस तरह का आवेश कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है और जिनसे कहा गया था वह अपने पुराने ढर्रे को अपनाए रहने में ही खैर समझते हैं। राजनीतिक और धार्मिक प्रवक्ताओं की ही भरमार है और वे दलगत प्रतिपादनों की ही तोता रटंत करते हैं। उनका वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं जाता और न उन्हें संभालने सुधारने की आवश्यकता ही समझी जाती है। फलतः जड़ सींचने से विमुख रहकर पत्ते धुने जैसी विडंबना चलती रहती है। आज की अत्यंत कठिन और प्रभावी समस्याएं तीन हैं। एक, चिंतन को मानवीय गौरव के अनुरूप परिष्कृत करना। दूसरा, व्यक्तिगत चरित्र में ईमानदारी, जिम्मेदारी और समझदारी की मात्रा का विकास करना। तीसरा, समाजगत प्रचलनों में जो भ्रष्टाचार घुस पड़ा है उसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा करना। अभी हम पिछली पीढ़ी के पुण्य प्रताप से राजनैतिक क्रांति कर सकने में समर्थ हुए हैं। सुशासन मिलना अभी बाकी है।
अधिनायकवाद में तो यह शासन द्वारा भी किसी सीमा तक संपन्न हो सकता है, किंतु प्रजातंत्र में लोकमानस बदलने और व्यक्तियों को आदर्श के निमित्त उछाले बिना और कोई उपाय नहीं। प्रजातंत्र में जैसी जनता होती है उसी स्तर की सरकार बनती है। भ्रष्टाचार ऐसा रोग है जो ऊपर से नीचे की ओर ही नहीं, नीचे से ऊपर की ओर भी चलता है और छूत की बीमारी की तरह एक दूसरे को लगता भी है। गरीबी दूर करने का नारा अथवा आश्वासन बड़ा आकर्षक लगता है, पर वह वर्तमान प्रचलनों के रहते किसी भी प्रकार संभव नहीं। खाद पानी की व्यवस्था करके खेत की उपज बढ़ाई जा सकती है, किंतु खर्चीली शादियों, मृतक भोजों, ठाट बाट के अपव्ययों में वह उत्पादन फूटे पैंदे वाले घड़े की तरह जमीन पर फैल जाएगा और बार बार भरते रहने पर भी वह समेटा न जा सकेगा। कुरीतियां, मूढ़ मान्यताएं इतनी महंगी हैं कि उनके रहते हम आर्थिक उत्कर्ष के मात्र दिवा स्वप्न ही देख सकते हैं। इसी प्रकार घटिया स्वार्थी चोर और अपराधी व्यक्तित्व परस्पर अविश्वास और विग्रह के आग में ही सदा जलते रहेंगे, न एक दूसरे का ख्याल करेंगे और न सहयोग की व्यवस्था पनपने देंगे। उनके द्वारा उत्पन्न किए गए संकटों से निपटने के लिए पुलिस, कचहरी, जेल आदि से संबंधित अनेक आवश्यक खर्च बढ़ेंगे और मनोमालिन्य की खाई गहरी करेंगे। चेचक पर मरहम चुपड़ने से नहीं, रक्त शोधक उपचार करने से ही काम चलता है। सड़ी नाली को साफ करने से ही मक्खी मच्छरों और दुर्गंधित कृमि कीटकों से छुटकारा पाया जा सकता है। वस्तुतः आज की हमारी आवश्यकता नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की है। उसके बिना आर्थिक क्रांति के प्रयास भ्रष्टाचारियों की जेब भर भारी करते रहेंगे। यही बात शासन के संबंध में भी है। उसे स्वच्छ बनाने के लिए मतदाताओं की ऐसी विवेक बुद्धि जगानी होगी जो चयन करते समय किसी दबाव, प्रलोभन या भटकाव से बचकर दूरगामी परिणामों का सही अनुमान लगा सकें। दुर्भाग्य की बात है कि यह वास्तविक सुधार हमारी दृष्टि से ओझल है और तात्कालिक लाभों को ध्यान में रखते हुए लोग राजनेता बनने की प्रतिद्वंद्विता में फंसते हैं या भावुक लोगों का शोषण करने के लिए धर्म आडंबर ओढ़कर लच्छेदार वक्ता का कौशल अपनाकर व्यवसाय आगे धकेलते हैं। यह कहने में तनिक भी अत्युक्त नहीं कि नेता बनने की प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि रेल में जगह न मिलने पर लोग उसकी छत पर जा बैठने का जोखिम तक उठाते हैं। भारी भीड़ में कितने ही कुचल कर मर भी जाते हैं। लगभग यही धकापेल नेतृत्व के क्षेत्र में चल रही है। महत्वाकांक्षी लोग अपना चेहरा चमकाने और चर्चा का विषय बनने में यश भी देखते हैं और बाद में इसकी आड़ में सम्मान और वैभव बटोरते हैं। व्यक्तिगत जीवन में खोखले व्यक्ति अधिक दिन तक परख की पकड़ से नहीं बच सकते और पानी के बबूले की तरह बैठकर उसी स्थिति में जा पहुंचते हैं जिसके वे वस्तुतः अधिकारी थे। जितना लोक नेतृत्व की आज इतनी अधिक आवश्यकता है जितनी पहले कभी नहीं रही, क्योंकि बहुमुखी समस्याओं और विपन्नताओं ने सारे समाज को अपने शिकंजे में कस लिया है और उत्कर्ष के लिए किए गए प्रयत्न निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। कहने को इसका दोषी जनता को उससे घुसी दुष्वृत्तियों को ठहराया जा सकता है। शासक को या विश्व व्यवस्था को भी दोषी कहा जा सकता है, पर यह सब आत्म प्रवंचना पर है। असली कारण व्यक्तित्व का घटिया होना है और दुष्प्रवृत्तियों को पकड़कर बैठ जाना है। असल में उन्हीं का उपचार समस्त समस्याओं का एकमात्र हल हो सकता है। इसके लिए प्रयत्न होने चाहिए। क्या प्रयत्न हो? इसके लिए लोक नायकों की संख्या ही नहीं, स्तर भी इतना ऊंचा उठाया जाना चाहिए कि लोकमानस उसका अनुगमन करता चला जाए। ऐसा चुंबकत्व, चिंतन, चरित्र
और व्यवहार में उत्कृष्टता भरे बिना किसी प्रकार संभव नहीं। सफल नेतृत्व वही कर सकता है जो गुण, कर्म, स्वभाव की कसौटी पर खरा उतरे। वह अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, जबकि षड्यंत्रकारियों के गिरोह भी कुछ समय बाद परस्पर सिर फोड़ते देखे गए हैं। प्रचार साधनों का अपना महत्व हो सकता है। लेखनी और वाणी के प्रभाव से उत्तेजना उत्पन्न की जा सकती है और यह सरंजाम साधन एकत्रित करके सरलता पूर्वक गैस भरे गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ाया जा सकता है। ऐसे प्रचार कौतुक सभा सम्मेलनों, फिल्मों, विज्ञापनों आदि के द्वारा भी हो सकते हैं, पर वे क्षणिक होते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न किया गया बुखार खोखले आंदोलन की तरह उतर जाता है। नेतृत्व एक ऐसा तत्व है जिसे खरे सोने की तरह हर खरीदार द्वारा परखा जाता है। नेता ऊंचे मंच पर ही नहीं बैठता, वरन परोक्ष रूप से उसे इतना प्रामाणिक बनना पड़ता है जो न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हर कसौटी पर खरा साबित हो, वरन व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से भी वह ऐसा हो जिसे संदेहों से ऊपर उठा हुआ समझा जा सके। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि इस क्षेत्र में छल, कपट या दुराव अधिक समय नहीं टिक सकता। उसे हवा सूंघती है और चारों ओर सुगंध दुर्गंध की तरह बिखेरती रहती है। जन नेतृत्व की उच्च स्तरीय भूमिका विचारशील, चरित्रवान और प्रगतिशील लोग ही निभा सकते हैं। इस अभाव की पूर्ति न हो सकी तो समझना चाहिए कि व्यक्ति का, विश्व का भविष्य अंधकार में ही बना रहेगा। जिनकी स्थिति इसके लिए उपयुक्त है, उन्हें समय की मांग पूरी करने के लिए आगे आना चाहिए, भले ही निजी जीवन में कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े।